पूरा रहा ना? क्या अच्छा वो होगा लाइट। व्हाट डेट इज टुडे? 2 अक्टूबर। आज बड़े ही खुशी की बात है, आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज के दिन ही हमारे दो महापुरुष, पहला महात्मा गांधी और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों का जन्म आज ही के डेट में हुआ था। डेट सेम था, इसलिए अलग अलग है। तारीख तो हर महीना वो आता है नहीं, लेकिन ईस्वी वो दोबारा नहीं आता। हम लोग तारीख को मनाते हैं ना कि ईस्वी को मनाते हैं। किसी का जन्म और किसी का मृत्यु जो है वो हम तारीख को मनाते हैं, नहीं ईस्वी को नहीं मनाते। चलिए एक बार उनका भी नाम ले लिया जाए। और सौभाग्य की बात है, संयोग की बात है, उन्हीं का लेसन भी पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि इनके बारे में इनकी बायोग्राफी जो बुक में दिया हुआ है वो पहले एक बार हो चुका है, नहीं आप लोगों को एक आउटलाइन दे दिए थे महात्मा गांधी का पूरा जीवनी, ठीक है ना। तो चलिए महात्मा गांधी का भी नाम लेते हैं और लेसन का भी नाम लेते हैं। यू नो वेरी वेल द नेम ऑफ द लेसन इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी। क्योंकि इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में। गुजरात कहाँ है? इंडिया में है। गुजरात अपने आप में स्वतंत्र एक स्टेट है, जिस तरह की बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश राज्य है, उसी प्रकार से गुजरात भी एक राज्य है जिसकी राजधानी, जिसका की हेड क्वार्टर कैपिटल गांधीनगर है। हो सकता है उन्हीं के नाम पर उनका नाम, उस जगह का नाम क्या पड़ा हो? गांधीनगर पड़ा हो। नहीं, गुजरात का राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। और साथ साथ आज लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। हम लोग उन्हें तहे दिल से श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें याद करते हैं। उन्होंने जो भारत को दिया शायद उसके बाद के किसी महापुरुष ने दिया हो, इसलिए वो हमारे बीच आज अमर हैं, महान हैं। और हर वर्ष हम लोग 2 अक्टूबर को उनकी जयंती के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो आज आपके लेसन का बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि जीवनी हो चुका है, ऑब्जेक्टिव का बात करेंगे। आपके सवाल में, आपकी परीक्षा में मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है। हर पेपर में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए हमने आपको पीडीएफ भेजा था, उसमें टोटल 21 पॉइंट। कितने पॉइंट हैं? 21। यदि उन पॉइंट्स को याद कर लिया जाए, यदि उन पॉइंट्स को अक्षरशः शब्दतः हर सेंटेंस को अपने दिमाग में सेट कर लिया जाए, तो शायद आप उनके उस लेसन का जो समरी है आप उसको भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व होगा ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है उसका लाइन क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव का लाइन, फिंगर प्रॉब्लम, ये हमने आपको पीडीएफ में भेजा था, ठीक है। कुछ लोग देखे भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी देखे होंगे। चलिए, जो देख लिए उनको भी धन्यवाद, जो लोग नहीं देख पाए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऑटो रोटेट नहीं है क्या? ऑटो चलिए, ऑब्जेक्टिव जो आपका
पहला लाइन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे, पहला लाइन है। इसको आप लोग खूब बढ़िया से दिमाग में सेट कर लेंगे कि ये जो हमारा चैप्टर है जिसका कि नाम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, ये एक एसे है। हमने बोला था आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए डैश एसे, पोइट्री, है ना, ड्रामा, कुछ भी ले सकता है। तो आप किसमें टिक लगाएंगे? एसे में। और रिटन बाय महात्मा गांधी। अब इसी टाइटल पर ही विचार हुआ अभी तक कि लेसन का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और ये है एसे और इसको लिखा है महात्मा गांधी ने। ठीक है, ये तो फिर बार बार लेगा। 54204 204 दिस इज योर पैटर्न। तो जितने लोगों के पास मोबाइल है, जिस ग्रुप में कि भेजा गया है ये पीडीएफ, आप निकाल सकते हो। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी, और उसके साथ साथ ही कोमा के साथ लिखा गया है द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी के बारे में ही कहा जा रहा है फादर ऑफ द नेशन है, हु इज पॉपुलरली नोन एज बापू, जिन्हें कि बापू के नाम से भी जाना जाता है, यानी बापू के नाम से फेमस है, लोकप्रिय है। आम लोगों के बीच में ये बात है। क्या, कौन सा शब्द? बापू शब्द, BAPU। फादर ऑफ द नेशन तो है ही, राष्ट्रपिता जिसको कहते हैं। फादर ऑफ द नेशन का हिंदी क्या हुआ? राष्ट्रपिता। बापू उनका उपनाम है, उस नाम से वो चर्चित हो गए, फेमस हो गए। पहला लाइन क्लियर है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन, हु इज पॉपुलरली नोन एज बापू। ये लाइन को पूरा गांठ बांध के आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है, हमने लाइन बाय लाइन दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है। ऑप्शन आपको परीक्षा में रहेगा। ठीक है, और बाद में हम लोग अगर सेट बनाएंगे ना तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, ऑप्शन देकर देंगे। ठीक है, दूसरा कहता है ही वॉज मोर। मोर जो है यहां पर सुपरलेटिव डिग्री में है। मेनी का कंपैरेटिव, सॉरी, मोर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में है, वो मच और मेनी पॉजिटिव डिग्री का दूसरा फॉर्म है, कंपैरेटिव। मेनी और मोर ये दो अलग अलग शब्द है। कुछ ग्रामेटिकल टर्म को भी आप लोग यहाँ पर डील करते जाते हैं। इसका टाइमर बढ़ा दो, तुम्हारा मोबाइल है, 5 मिनट कर दो ऑफ होने का, कर सकता है। ज्यादा देर तक वो ओपन रहेगा। चलिए, इसमें टाइमर क्या हुआ है? क्या? हम बात कर रहे थे मोर वर्ड। मोर वर्ड पर हम बात करते हैं। देखिए, जब तक हम लोग वर्ड को नहीं समझेंगे तब तक वो भली भांति याद नहीं रहेगा। मोर कहां से आया है? ये मेनी और मच से आया है। मेनी और मच से आया है। मेनी का अर्थ होता है कई, अनेक, कई या फिर अनेक। ठीक है, और मच का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, और इस मेनी का प्रयोग गिनती के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? गिनती के लिए। कोई भी चीज जिसको हम गिन सकते हैं उसके लिए मेनी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यदि वो संख्या में कई है और अनेक है तो। अब कोई चीज मात्रा में है, किसमें है? क्वांटिटी में है, और वो ज्यादा संख्या में है, बहुत संख्या में है,
वहां किसका प्रयोग करेंगे? मच का प्रयोग करेंगे, ना कि मेनी का प्रयोग करेंगे। जैसे क्लास में कई लड़के हैं, अब लड़का यहां क्या है? गिनने लायक है, गिनती कर सकते हैं, काउंटेबल है। यहां पर मेनी होगा कि मच होगा? मेनी होगा। देयर आर मेनी बॉयज इन द क्लास। अब यदि कहें पैकेट में बहुत पैसे हैं, तो मेनी होगा? नहीं। भले ही आप के पास 2000 5000 है, वो गिन सकते हैं, लेकिन मनी अनकाउंटेबल है, मनी को नहीं गिना जा सकता है। मनी शब्द जो है वो अनकाउंटेबल है। या ऐसा एग्जांपल लीजिए, घड़े में बहुत पानी है, घड़े में बहुत पानी है, तो क्या पानी को आप गिन सकते हैं? नहीं। वाटर इज एन अनकाउंटेबल नाउन। तो मात्रा में है, बहुत पानी मतलब बहुत ज्यादा पानी नहीं, तो वो मात्रा में है, क्वांटिटी में है, इसलिए क्या लिखेंगे? देयर इज मच वाटर, देयर इज मच वाटर इन द पिक्चर। घर में क्या आता है? पिक्चर। देयर इज मच वाटर इन द पिक्चर। अगर कोई विद्यार्थी बना देगा देयर इज मेनी वाटर इन द पिक्चर, तो क्या आ जाएगा? गलत हो जाएगा। यही लड़का के लिए लिख देगा कोई, देयर आर मच बॉयज इन द क्लास, वो गलत हो जाएगा। तो गिनती के लिए मेनी और मात्रा के लिए मच। क्लियर है? चूंकि ये एडजेक्टिव है, तो इसी का कंपैरेटिव डिग्री है। हम जो डिग्री बनाते हैं वो दो ही चीज का बना सकते हैं, या तो एडजेक्टिव का या फिर एडवर्ब का। ये एडजेक्टिव है, किसी नाउन के पहले आता है। एडजेक्टिव का काम है किसी नाउन के पहले आना और उसको क्वालिफाई करना। जैसे भी बोला देयर आर मेनी बॉयज, बॉयज क्या है? नाउन है, तो नाउन के पहले क्या आया? मेनी आया। अब एग्जांपल लिखते हैं, तब समझ में आएगा। देयर आर मेनी बॉयज इन द क्लास। ठीक है? और दूसरा लिखते हैं देयर इज मच वाटर इन द पिक्चर। यहां पर दो सेंटेंस है। पहला है देयर आर मेनी बॉयज इन द क्लास, और दूसरा है देयर इज मच वाटर इन द पिक्चर। अब देखिए ये मेनी कहां आया है? वॉइस के ठीक पहले आया है नहीं, और वॉइस क्या है? नाउन है। और लड़के को गिना जा सकता है, एनसी कर दिए। एनसी मतलब नाउन है, काउंटेबल है। नाउन है, क्या है ये? काउंटेबल है। तो नाउन के पहले आया मेनी, कितना लड़का? मेनी, मेनी बॉयज हो गया। ठीक है? तो लड़के के बारे में बता रहे हैं क्या? मेनी, इसलिए मेनी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब दूसरा सेंटेंस क्या है? देयर इज मच वाटर, देयर इज मच वाटर। अब वाटर क्या है? नाउन है, और ये क्या है? यूसी है। यूसी मीन्स अनकंटेबल। तो उसके पहले क्या है? मच लग गया, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, अर्थात जो मात्रा में है उसके लिए क्या करेंगे? मच का इस्तेमाल करेंगे। जो गिनती में उसके लिए मेनी का इस्तेमाल करेंगे। तो वाटर भी नाउन हो गया, नाउन के पहले है मच, इसलिए मच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। नाउन के पहले जो कुछ भी आ जाए वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। अब समझ गए ये एडजेक्टिव है। मेनी और मच क्या है? एडजेक्टिव है। अब इसकी डिग्री पर बात करते हैं। ये किस डिग्री में है? ये किस डिग्री में है? ये पॉजिटिव डिग्री में। किस डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में है। ठीक है? और इसका कंपैरेटिव है क्या? मोर। इसी मच और मेनी का कंपैरेटिव क्या है? मोर है। ठीक है? और इसी शब्द का इस्तेमाल आपके दूसरे नंबर एडजेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में किया गया। आप समझ गए ना मोर के बारे में? पत्रकार क्या है ना, हेलो बोले थे सब बनाने के लिए।
कल से आप लोग इसको लागू कीजिए, ये मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2-3 दिन से लगातार बोल रहे हैं। ओके, इन लोगों का कहना है कि सर और लगे भी नहीं करना था, हम लोग क्यों लगा? ओके, कम टू द पॉइंट। ही वॉज मोर। अब देखिए, मोर का मतलब भी हो गया ज्यादा, लेकिन अब यहां पर तुलना होगा। जहां भी डिग्री की बात होगी वहां क्या होगा? तुलना होगा, कंपैरिजन होगा। तो ज्यादा है क्या? ए स्पिरिचुअल लीडर, एक आध्यात्मिक नेता है, देन ए पॉलिटिशियन, एक राजनीतिज्ञ से ज्यादा क्या है? वो आध्यात्मिक लीडर है। लीडर तो है ही, एक पॉलिटिशियन और दूसरा लीडर, लेकिन स्पिरिचुअल ज्यादा है। तो जो चीज ज्यादा है उसके पहले मोर लगेगा। स्पिरिचुअल ज्यादा है, इसलिए मोर कहां लगा है? स्पिरिचुअल के पहले लगा है। ही वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। वे नेता से बढ़कर, नेता से ज्यादा क्या है? आध्यात्मिक नेता है। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका हो गया। नाउ कमिंग थर्ड, द मेन वेपन्स। वेपन्स एक वर्ड है, आप उस वेपन्स वर्ड को कॉपी में भी लिख सकते हैं, घर में भी लिख सकते हैं। आप सुन लीजिए, घर में उसको बना लीजिएगा। वेपन्स का मतलब होता है, या अपना कॉपी निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए। वेपन्स, WEAPONS। कॉपी को हमेशा खुला रखिए और दिमाग भी खुला रखिए। कॉपी एंड योर ब्रेन must be opened. Copy and your brain must be opened. Whenever you see, whenever you listen new words for you, you may write down. लिख लीजिए weapon, WEAPON। वेपन मीन्स होता है हथियार, औजार, अस्त्र शस्त्र। हालांकि अस्त्र शस्त्र में अंतर है, लिख लिए। ओके, द मेन वेपन्स, मुख्य हथियार जो है ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के, सिर्फ वो वर्ड लिखना था। वेपन हथियार इसका नहीं होता है। महात्मा गांधी वेयर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी के दो हथियार थे, वो भी मुख्य हथियार थे। कौन कौन? पहला ट्रूथ और दूसरा नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। द मेन वेपन्स ऑफ महात्मा गांधी वे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस अगेंस्ट द, वो किसके खिलाफ थे? ब्रिटिश रूल, जो अंग्रेजों का शासन था उनके विरुद्ध इनका मेन हथियार क्या था? सत्य और अहिंसा। जबकि युद्ध में बम, गोला बारूद, राइफल हथियार का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन महात्मा गांधी के पास दो ही हथियार थे। कोई मशीन गन नहीं, कोई तोप नहीं, कोई गोला बारूद नहीं, सिर्फ दो ही हथियार, वो सत्य और अहिंसा। जिससे गोलियां नहीं निकलती थी, बोलियां निकलती थी। शब्द में ही वो ताकत थी जिससे कि बड़े बड़े घायल हो जाते थे, और घायल के साथ साथ गांधी जी के कायल भी हो जाते थे, दीवाने भी हो जाते थे उनके सत्य और अहिंसा के मार्ग को देखकर। तो अहिंसा के पुजारी थे ब्रिटिश रूल के खिलाफ इन इंडिया, भारत में, एंड हेल्प्ड दीज टू वेपन्स। और इन्हीं दो हथियारों ने इंडिया को मदद किया टू गेन फ्रीडम। लिबर्टी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। फ्रीडम भी यूज कर सकते हैं आप, इंडिपेंडेंस यूज कर सकते हैं और लिबर्टी यूज कर सकते हैं। ये तीनों का मतलब होता है स्वतंत्रता। लिख लीजिए वर्ड को। नहीं तो बाद में एग्जाम में जाके कंफ्यूज कर जाइएगा। फ्रीडम
नोट कीजिए, लिबर्टी, इंडिपेंडेंस, तीनों का मीनिंग है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जिसको आप लोग आजादी भी कह सकते हैं। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, फ्रीडम, लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंस। हो गया। तो इन्हीं दो हथियार के बल पर महात्मा गांधी ने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ उठाया और भारत को आजादी दिलाई। क्लियर? नेक्स्ट, ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था ऑन 2 अक्टूबर 1869, ऑन 2 अक्टूबर 1869, गुजरात, पोरबंदर, इंडिया। तीनों नाम आ गया, गुजरात भी आ गया, पोरबंदर भी आ गया और इंडिया भी आ गया। 6 नंबर आइए, ही वॉज शॉट डेड, उनको गोली मार दिया गया। क्या मार दिया गया? गोली मार दिया गया। ए फैनाटिक, फैनाटिक सनकी था, जिसने गोली मारी वो क्या था? सनकी था, दिमाग से सनकी था। नेम्ड नाथूराम गोडसे, जिनका क्या नाम क्या था? ऑन 30 जनवरी 1948 को। ये दो चीज याद कर लेंगे। जन्म 2 अक्टूबर 1869, एकदम फिक्स कर लीजिए माइंड में। 2 अक्टूबर 1869, कहाँ? पोरबंदर, गुजरात, इंडिया। अब गोली कब मारी गई? 30 जनवरी 1948 को। और किसने मारी? वो क्या था? सनकी था, फैनाटिक था। और कहां पर इसका ही मेंशन किया हुआ है? बिरला हाउस, एक जगह है बिरला हाउस, वहीं पर से प्रार्थना करके लौट रहे थे कि रास्ते में उनको इस सनकी ने, नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी और प्लॉट डेथ हो गया। यदि पूछ दिया जाए व्हाट वाज द लास्ट वर्ड, व्हाट वाज द लास्ट वर्ड एट द डेथ ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के मरने के समय सबसे अंतिम शब्द क्या था? हे राम। क्या था? चलिए, वो मेंशन नहीं है, आप ऐसे सुन लीजिए। 7 नंबर आइए, कोई कॉल कर लिया, थानमा जायसवाल काम। 7 नंबर है एन ऑटोबायोग्राफी, एक जीवनी है। ऑटोबायोग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब है वो जीवनी उन्होंने खुद लिखी है। हमने पिछले क्लास में बायोग्राफी ऑटोग्राफी चर्चा कर लिए हैं। खुद की जीवनी लिखी गई है और उस किताब का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ।
माई एक्सपेरिमेंट विथ सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इसका हिंदी है। तो बुक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। किसने लिखा है? महात्मा गांधी। क्या है ये? जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी है। इतना से काम नहीं चलेगा, जीवनी खाने बोलिएगा, ऑटोबायोग्राफी। ऑब्जेक्टिव में कहीं से भी कुछ भी घुमा करके निकाल के पूछ सकता है। इज रिटन बाय महात्मा गांधी, क्लियर है। 8 नंबर में इन दिस प्रेजेंट एस्से। अब आइए आपके शीर्षक पर, आपका जो मेन बुक कंटेंट है। इन दिस प्रेजेंट एस्से, इस वर्तमान लेख में, निबंध में गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी बात करते हैं द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। भारत की जो भारतीय सभ्यता है उसका क्या नींव है, क्या फाउंडेशन है, उस पर विचार करते हैं, उस पर बात करते हैं। इस पूरे लेसन में भारतीय सभ्यता के बारे में ही बताई गई है और तुलना किया गया है। ए कंपैरिजन हैज बीन डन बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। जो पश्चिम की सभ्यता है और जो भारत की सभ्यता है, इस पर पूरा डिस्कशन किया गया है। Which has successfully withstood the passage of time, जो कि बहुत समय तक यहाँ पर रहा। 9th नंबर है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। एक लाइन है, याद रखेंगे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। ये मूल मंत्र था, मेन मंत्रा। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाज द मेन मंत्रा ऑफ गांधी जी। गांधी जी के मूल मंत्र थे, जीवन सदा हो लेकिन विचार क्या हो? उच्च हो। इट इज ऑल्सो द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, और यही भारतीय सभ्यता का नींव है, बेस है, फाउंडेशन है। तो भारत के लोग सिंपल लिविंग वाले लोग हैं और यहाँ के जो विचार है यहाँ के लोगों के वो उच्च है, हाई थिंकिंग है। लिविंग क्या है? सिंपल है। 10 नंबर में आइए। महात्मा गांधी सेड दैट, महात्मा गांधी कहते हैं माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड। माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। बर्ड मीन्स पक्षी, रेस्टलेस मीन्स बेचैन। ये हमारा मन जो है, इसकी चर्चा इस लेसन में की गई है। हमारा मन जो है वो बेचैन पंछी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जितना अधिक हमारे इस माइंड को मिलता है वो और अधिक सोचता है और अधिक पाने की लालसा रखता है। यही कारण है कि मन कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, मन कभी संतुष्ट नहीं होता है। मन को जितना मिलता जाता है और खोजते जाता है। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ वांट्स। ये हमारा माइंड है, ये ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। 11th नंबर है फराउज। मिस्र के राजा को फराव कहते हैं। फराउज वेयर द रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। इजिप्ट एक सभ्यता थी जो अब खत्म हो गई है। उनके रूलर्स थे, यानी शासक थे फराव। 12 नंबर कहता है सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट। ये सिविलाइजेशन का डिफिनेशन है। सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन एक ऐसा व्यवहार है, ऐसा तरीका है जो मानव के कर्तव्य की ओर पॉइंट करता है, निर्देशित करता है। 30 नंबर है आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज। एंसेस्टर वर्ड को नोट कर लीजिए, ANCESTOR, एंसेस्टर पूर्वज। डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, ANCESTOR, एंसेस्टर। Our ancestors did not invent machinery because they would have made us lazy. हमारे पूर्वजों ने, हमारे पहले की जो जनसंख्या थी,
हमारे जो माता पिता या उनके माता पिता या उनके माता पिता थे, ये पूर्वज कहलाते हैं। उन्होंने मशीनरी का आविष्कार नहीं किया था, क्योंकि वो ये सोचते थे मशीन का उपयोग हो जाएगा तो आदमी बहुत आलसी हो जाएगा। सही बात है। आज खेती करने के लिए ट्रैक्टर हो गया, लोग अब हल बैल जोतना बंद कर दिया, आलसी हो गया। पहले लोग पैदल बहुत दूर दूर चले जाते थे, अब बाइक हो गई, मोटर हो गया, साइकिल हो गई। पहले तो साइकिल आई, फिर बाइक आई, फिर 4 व्हीलर आ गई, ट्रेन आई, हेलीकॉप्टर आ गया, जहाज आ गया, बुलेट ट्रेन आ गई। क्या बुलेट ट्रेन भी है ना, जापान वगैरह में है। भारत में भी सपना है बुलेट ट्रेन आने का, देखिए कब तक में आता है। मेट्रो ट्रेन भी है, पता है। नेक्स्ट 40 नंबर पॉइंट देखिए। द पीपुल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग लर्न दियर सिविलाइजेशन, लर्न दियर लेसन्स, उन्होंने अपने लेसन्स को याद किया फ्रॉम ग्रीस और रोम। ग्रीस और रोम 2 देश हैं, उन्हीं से उन्होंने पाठ सीखा, बहुत कुछ जाना। 15 नंबर, आवर एंसेस्टर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, तो हो गया। 17 नंबर में है ना, ओ सॉरी 13 में है, आवर एंसेस्टर डिसुएडेड फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने लग्जरी और आनंद इसका बहिष्कार किया। जीवन में ऐसो आराम नहीं होना चाहिए, इसका हमारे पूर्वजों ने, अभी जो ऐसो आराम से हम जीते हैं, आनंद मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, मगन रहते हैं, काम धाम कहीं जाए, इसका विरोध करते हैं। कौन? हमारे एंसेस्टर। 14 नंबर पॉइंट हो गया, 15 भी हो चुका है। 16 नंबर, आवर एंसेस्टर्स वे आर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। हमारे जो पूर्वज थे वो छोटे छोटे गांव में ही खुश थे, बड़े बड़े शहर में उसको पसंद नहीं थे। आज तो बड़े बड़े शहर बस गए, तो शहरों में और गांव में क्या अंतर है वो आप समझ सकते हैं। इसका भी चर्चा इस लेसन में किया गया है। और जो भारत की असली सुंदरता है वो गांव में ही निवास करती है, ये महात्मा गांधी का भी कहना था। 17वां पॉइंट है, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयज ट्रू होम रूल। हमारे पूर्वजों ने होम रूल का एंजॉय किया था। 18 नंबर में है, गांधी जी से दैट, गांधी जी कहते हैं ही डज नॉट हेट द वेस्ट। वे पश्चिमी सभ्यता का बहिष्कार नहीं करते हैं, उनसे नफरत नहीं करते हैं, बल्कि हम उनसे बहुत चीज सीखते भी हैं। ठीक है। 60 नंबर पॉइंट है, 19 नंबर, ही सेड दैट इंडियंस आर द बिलीवर ऑफ गॉड। भारत के लोग जो हैं वो ईश्वर में विश्वास करते हैं। इसमें विश्वास करते हैं, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज गॉडलेस। पश्चिमी सभ्यता में भगवान नहीं है, गॉड नहीं है। 20वां पॉइंट है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट मॉरलिटी। और भारत की सभ्यता का जो टेंडेंसी है, मूल उद्देश्य है, वो नैतिकता को ऊपर उठाना, नैतिक जीवन को आगे बढ़ाना, जीवन में नैतिक जीवन को लाना, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में है और नैतिकता की ओर जाना। यही कारण है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में न्यूडिटी ज़्यादा है, नग्नता ज़्यादा है, वहाँ कोई ज़्यादा भेदभाव नहीं है बॉयज गर्ल्स में या लेडीज जेंट्स में हो। वहाँ का जो पहनावा और हवा भी है वो हमारे से काफ़ी भिन्न है। वहाँ कोई घूंघट प्रथा नहीं है, कोई पर्दा प्रथा नहीं है। साथ मिलकर के सब बैठते हैं, खाते हैं, बातचीत करते हैं, घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, जर्नी करते हैं, कोई अंतर नहीं है। तो वो हमें इमोरलिटी की ओर ले जाता है। ठीक है। और उसी का फॉलो धीरे धीरे हमारा इंडिया भी कर रहा है। इंडिया के कुछ पार्ट में ऐसा है। लास्ट पॉइंट, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, इट इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। 2 सिविलाइजेशन की बात की गई है, एक मॉडर्न
और दूसरा एंशिएंट। एक तो इंडियन सिविलाइजेशन, दूसरा वेस्टर्न सिविलाइजेशन, दूसरा है मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो अभी का जो सभ्यता है, अभी जिस स्थिति में हम लोग रहते हैं, जिस स्थिति में विचार व्यवहार करते हैं, जीते मरते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन है। लेकिन इसके विपरीत हमारा क्या है, एंशिएंट सिविलाइजेशन भी है। पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे, कैसे काम करते थे, कैसे लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा के साथ रहते थे, इतनी लड़ाइयाँ झगड़े नहीं थे, इतना मतभेद नहीं था आपस में एंशिएंट सिविलाइजेशन में। और उस समय के लोग गॉड को ज़्यादा मानते थे, हालांकि अभी भी मानते हैं। भारत के लोग गॉड में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन वेस्टर्न के लोगों में कोई गॉड नहीं है। वहाँ कोई सरस्वती, कोई दुर्गा, कोई काली नहीं होती, बल्कि भारत में ये सब बहुत ज़्यादा, यहाँ के लोग अंधविश्वासी भी बहुत ज़्यादा है, सुपरस्टिशस है, आँख मूंद करके विश्वास कर लेते हैं किसी भी चीज़ पर, किसी वजह पर, किसी पंडा पर, कोनो बात पर नहीं। हाँ, मटेरियल नहीं, मतलब जो है साइंटिफिक नहीं सोचते, जबकि ये युग है साइंस टेक्नोलॉजी का, इस पर भी तर्क उत्तर करना चाहिए, पहले ऐसा नहीं था। ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, हम लोग इसके कंटेंट को भी देख लिए। अब आपका आता है इसका क्वेश्चन और आंसर, क्योंकि प्रोज से आपका क्वेश्चन और आंसर ही पूछेगा। और जो इस लेसन का मूल बातें थी वो लगभग आपके पास आ गया। अब क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर डील कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर से पहले इस लेसन का जो समरी होता है वो भी आपको PDF में दे देंगे, उसको इसी तरह से समझा देंगे, क्वेश्चन आंसर करा देंगे। ये प्रोज फिनिश, प्रोज में थोड़ा वक्त लगेगा, है ना।